हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रेस्ट। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन तक छोड़ा था लेक्चर को। यदि आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है, आप जाकर के दे सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड केमिस्ट्री कैटलिस्ट, आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स of the types ES3 where E is equal to नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बोला क्या जा रहा है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के सारे क्या बनाते हैं, हेड्राइड। किस टाइप के? ES3 टाइप के। तो समझते हैं ES3 टाइप के हाइड्राइड क्यों बनता है, क्योंकि आप जानते हैं E यानी कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली, इसका वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। तो चलिए इसे क्रॉस करते हैं, क्लास 9th में आपने सीखा होगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3, तो आपका टाइप क्या हो जाएगा, ES3। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी जनरल 1 और हाइड्रोजन का कहते हैं नाइट्रोजन का 3 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 3, तो बन जाएगा क्या, NH3। तो इस तरह से कंपाउंड यानी कि ES3 टाइप का बनेगा। इसमें से आप देख सकते हैं क्या क्या बन सकता है, एक NH3 बनेगा, उसके बाद PH3, देन आफ्टर सीधा आप देखिए सब में H3 लगा दो, आप लिख सकते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और सब में ऐड क्या कर दीजिए, H3। ये हो गए आपको हेड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हेड्राइड्स आर शोन इन टेबल 7.2। यहाँ 7.2 टेबल में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ हेड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स दिया गया है, जिस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जरा इस पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। द हेड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज, द स्टेबिलिटी। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेगुलर ग्रेडेशन शो कर रहा है, यानी कि ज्यादा इरेगुलरिटी आपको प्रॉपर्टीज में देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली देखने को मिलता है। द स्टेबिलिटी ऑफ हेड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी क्या होगा हेड्राइड्स का, आपको घटता है जब हम लोग कहां से चलते हैं, ऊपर NH3 से BiS3 के पास। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर स्टेबिलिटी क्यों घटता चला जाता है, इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए इसके बारे में आगे ही सेंटेंस में बताया गया है कि हेड्राइड्स BH3 आप देख सकते हो, which can be observed from their bond dissociation enthalpy। अब bond dissociation enthalpy अब समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे NH3 है, तो NH3 में कैसा बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। उसी तरह देखिए नाना, पापा, आशिक, सब, बीमार, इन सब का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आपको देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो देखते हैं सेंट्रल एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है बीच का, मैं यहाँ पे थोड़ी दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देखिए ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगा, आपका बढ़ेगा। जब ये बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आने के बाद बढ़ता है, तो अब जो बॉन्ड जितना बड़ा उसे तोड़ना उतना ज्यादा आसान होता है, यानी कि BiS3 वाले बॉन्ड को क्या होगा, तोड़ना आसान होगा, जबकि NH3 वाले बॉन्ड में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका घटता जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। चलिए तो आगे बात करते हैं, हम लोग टर्म्स को आगे ले चलते हैं और बात करते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द हेड्राइड्स इंक्रीजेस। अब यहाँ बोला जा रहा है रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जरा हम इस चीज को भी आसानी से समझते हैं। देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, तो देखिए किसी और को रिड्यूस करना, किसी का भी रिडक्शन कब होगा, जब वो हाइड्रोजन गेन करता है। आप जानते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या, रिडक्शन। तो दूसरे को रिड्यूस करना यानी कि दूसरे को हाइड्रोजन जो जितने आसानी से प्रोवाइड कराएगा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अब देखिए इसका क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन कम है, कम है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मेटल नॉन मेटल Bi और H के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो ये आसानी से हाइड्रोजन देगा, और जब ये आसानी से हाइड्रोजन देगा तो सामने वाला जल्दी रिड्यूस होगा, यानी कि PiS3 का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जबकि ये बॉन्ड क्या होता है,
स्ट्रांग होता है, और जब ये स्ट्रांग बॉन्ड है तो इसे तोड़ना मुश्किल है, और जब ये टूटेगा नहीं तो फिर हाइड्रोजन दूसरे को मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसे तोड़ना क्या होगा, आपको टफ होगा, और ये अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, यहीं पे इसके बारे में दिया गया है, अमोनिया इज ओनली ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बस अमोनिया क्या है कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा नहीं होता है। वाइल BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides। BiS3 क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, क्या, ऊपर से नीचे ने, टॉप टू बॉटम। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि बेसिसिटी ऊपर से नीचे आने पर क्यों आपको क्या होता है, घटता चला जाता है। तो आपको याद होगा लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जब भी लोन पेयर वाला कहते हैं कंपाउंड होगा, जैसा कि अमोनिया है, तो वहां पे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सब में लगा दीजिए हाइड्राइड है तो लगा देंगे H3। जनरली यही हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए लगा देते हैं H3। अब आप जानते हैं कि सबके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब इनके पास अवेलेबल है तो जरा आप देखिएगा ऊपर से नीचे, तो सब में हाइड्रोजन है, उसमें कोई बात नहीं। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंट होता है उसमें कंपेयर करते हैं, जो सेम होगा उसमें कंपेयर करने का क्या मतलब, ओके। तो चलिए अब इसमें देखिए जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका बढ़ता चला जाता है। आप ये देखिए ये एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा और ये, उससे और बड़ा ये, और ये सबसे बड़ा, ओके। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसे हम कह सकते हैं एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओके। तो इस सिचुएशन में आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो देखो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट जाएगा। और लोन पेयर तो सबके पास एक ही है, यानी कि NH3 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई होगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वो क्षमता रखता है क्या, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए यहाँ पे NH3 का बेसिसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जबकि BiS3 का क्या होगा, कम होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम देख सकते हो आप, क्या होता है, बेसिसिटी घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। आई होप कि आपका यहाँ तक का पूरा टर्म्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब टेबल की बात करते हैं, टेबल 7.2 पर डिस्कशन करते हैं। चलिए आ जाइए, मेरा टेबल आ गया। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि NH3 यानी नाइट्रोजन ग्रुप जब हाइड्राइड की बात करें तो ऑलमोस्ट हाइड्राइड क्या है, देखिए ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मजे से पढ़ना है, ओके। सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं और ये ऑलमोस्ट क्या होंगे, कोवैलेंट इन नेचर के होंगे, यानी कि इसके बीच वंडरवाल फोर्सेस अवेलेबल होगा, ठीक। और वंडरवाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे, यानी कि मास जितना ज्यादा होता है वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक। तो अब इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, पहले यहाँ देखो, यहाँ टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यानी कि वंडरवाल फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्सेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये फोर्सेस इंक्रीज होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, दोनों मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, इसे मिल्ट करना क्या होगा, टफ होगा। मिल्टिंग में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता है। अब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक, कब, जब इसके बीच का अट्रैक्शन कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यानी कि वंडर वाल फोर्सेस क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तब इसे आसानी से जो है मिल्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, आसानी से मिल्ट करना मुश्किल होगा, यानी कि मिल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आप इसके मास को कंपेयर कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 का जो है ना क्या है, सबसे ज्यादा है, NH3 का सबसे ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसे हम समझते हैं। इसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ मैंने आपको सिखाया है, FONO, जहां जहां। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, NH3 यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। मैंने आपको सिखाया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ, FONO, जहां जहां, यानी कि जहां हाइड्रोजन हो और साथ साथ क्या हो, आपको देखने को मिले FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ ही साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन है
और साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा है। सेम सेम टर्म बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी हो रहा है कि आप इसे छोड़ दो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। बस यहाँ NH3 एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब EH बॉन्ड, अभी जस्ट हम लोग EH बॉन्ड पे डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो EH बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है हमारा, बढ़ता चला जाता है। और जब EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप देख सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, आप कह सकते हो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा हमारा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, N है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद क्या, बिस्मथ। तो आपको यहाँ पे ये बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये बॉन्ड डिस्टेंस है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एंगल ऑब्वियस सी बात है क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल छोटा होता हुआ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, डेल्टा HF। अब ये फॉर्मेशन की बात कर रही है, जरा इसे हम बात करेंगे, इससे पहले जरा इसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक। तो ये क्या है, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के जस्ट उल्टा क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी में आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं आसानी से, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है तो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई होप कि आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की। चलिए, ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 और E2O5। अब समझते हैं हम लोग कब E2O3 बनेगा और कब E2O5 बनेगा। ये खास कॉन्सेप्ट है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा कि कब E2O3 और E2O5, यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन फैमिली कितने तरह का बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है हमारा 2 तरह का। तो देखिए अगर E का वैलेंसी 3 लें और ऑक्सीजन का 2, ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 2 यहाँ 3 यहाँ, इसका वाला इसकी वाली के पास, इसकी वाली इसके वाले के पास। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, E2 आपका O3। जबकि E का वैलेंसी हम लेते हैं क्या, 5, ठीक। इसमें जैसे नाइट्रोजन शामिल नहीं होगा, आप जानते हैं नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, जबकि फास्फोरस सब क्या बना सकते हैं, 5 बॉन्ड बना सकते हैं। और इसका लेते हैं 2, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप देख लो ये 2 और ये 5, तो E2O5। यानी कि अगर नाइट्रोजन फैमिली एक्सेप्ट नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो करेगा तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, E2O5 बनेगा। The oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than the lower oxidation state। अब यहाँ देख सकते हैं इसके में अगर हम E2O5 की बात करें तो इसमें आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। आप देख सकते हो क्या है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि E2O5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू E2O3। चलिए अब आगे की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर में क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देयर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, घटता चला जाएगा। ओके, टॉप टू बॉटम आएंगे एसिडिक करेक्टर क्या होगा, E2O5 में घटता चला जाएगा। द ऑक्साइड of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic। अब यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं, देखिए ये सब बातें नोट करते चलिए, आगे आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। या तो सबसे अच्छा एनसीईआरटी लो और उसमें अंडरलाइन करते चलो, और इसे बार बार आपको, आप 2-3 बार वीडियो देख लो और इसे बार बार आप क्या करो, पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा जरा, यहाँ बोला जा रहा है क्या, E2O3 टाइप का जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है, यानी कि क्या N2O3 और क्या P2O3, ये दोनों क्या है, प्योरली एसिडिक होता है। ये प्योरली एसिडिक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एम्फोटेरिक एंड बिस्मथ आर क्या है, बेसिक होता है, लगभग बेसिक के जैसा। चलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और देन आफ्टर क्या, नाना पापा आशिक सब बीमार, इन सब का ऑक्साइड बनाते हैं E2O3 टाइप का। चलिए E2O3, E2O3, इसमें ये दोनों क्या होता है आपका,
आर्सेनिक और एंटीमनी का आप देख सकते हैं एम्फोटेरिक का होता है। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिडिक और ये लगभग बेसिक तरह का होता है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करते हैं। दीज एलिमेंट्स react to form two series of halides EX3 and EX5। तो आप देख सकते हैं अब यहां फिर से क्वेश्चन एराइज होता है कि दो तरह का हेलाइड्स कैसे नाइट्रोजन फैमिली बना सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? फिर वही है वेरिएबल वैलेंसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल वैलेंसी पाया जाता है। जरा मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ई का वैलेंसी एक बार ले लो, क्या आप 3 ले लो, एक्स का 1 होता है। इस सिचुएशन में क्या होगा 1 और 3 यानी कि EX3 टाइप बनेगा। और जब आप क्या ले लोगे ई का वैलेंसी ले लोगे 5 और एक्स का वैलेंसी ले लेते हैं हम लोग क्या 1, ये तो 1 ही होता है, तो क्या बनेगा EX5 बनेगा। लेकिन आपको याद ध्यान है नाइट्रोजन कभी भी EX5 टाइप नहीं बना सकता, नाइट्रोजन हमेशा 3 वैलेंसी ही शो करता है। इसके पीछे रीजन मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि नाइट्रोजन वनली 3 वैलेंसी ही जनरली क्यों शो करता है। कुछ केस में जो है उसका आपको वैलेंसी 4 तक जा सकता है, लेकिन जनरली आपको 3 ही होता है, वो अलग तरह की बातें हैं। चलिए अब देखते हैं जैसा 3 वैलेंसी ही ये क्यों शो करता है कि नाइट्रोजन को आप देख सकते हैं 7 1s2 2s2 और 2p3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन, देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका वैलेंसी 3 ही हो सकता है। इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट, ओके, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए नाइट्रोजन के पास आपको d ऑर्बिटल नहीं है, इसका इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आपका ये NCl5 नहीं बना सकता, 5 वैलेंसी नाइट्रोजन शो नहीं कर सकता। जबकि फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या आपको हीलियम नियन ले लेते हैं, नियन और देन आफ्टर 3s2 और 3p3। तो इसका देखिए वैलेंस सेल क्या है? थर्ड सेल है। तो ये जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डी में जा सकता है आसानी से और ये 5 वैलेंसी शो कर सकता है। तो सीधा कहें तो आप दोनों का EC ड्रॉ करो, फास्फोरस के पास जो है d ऑर्बिटल है इसलिए ये PCl5 बना सकता है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये NCl5 नहीं बना सकता है। यदि आपको डिटेल में ये वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इस टॉपिक का, या आप सर्च कर सकते हो PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट, व्हाई, केमिस्ट्री कैटलिस्ट मिल जाएगा आपको वीडियो। चलिए अब नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल। अभी मैंने जस्ट बताया कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ओनली ये 3 वैलेंसी शो करेगा, या पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। चलिए नेक्स्ट, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राहेलाइड्स। अब ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा क्या कि पेंटाहेलाइड क्या होता है? मोर कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू किसके? ट्राहेलाइड। ऑल दी ट्राहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ओके, तो सारे के ऑल ऑफ ट्राहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। और सारे का ट्राहेलाइड क्या होता है? आपको स्टेबल होता है एक्सेप्ट किसके? नाइट्रोजन के। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नॉन टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, आपको शायद लग रहा होगा कि सर ने थोड़ा डिटेल नहीं किया। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा देता हूं कि यहाँ पे टर्म्स क्या एप्लीकेबल होता है। देखिए ट्राहेलाइड की अगर हम बात करें तो ट्राहेलाइड किसका किसका हो सकता है, जरा आप ध्यान से चीजों को देखिएगा। तो सारे जो नाइट्रोजन फैमिली है सबका ट्राहेलाइड बन सकता है, पेंटाहेलाइड नाइट्रोजन का नहीं बनता है, अलग बात है, ट्राहेलाइड तो सबका बन सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद क्या बिस्मथ, सब में ट्राहेलाइड यानी कि X3 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 और X3। अब यहाँ X मतलब क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन। अब देखिए नाइट्रोजन का वनली वनली NF3 ही स्टेबल होता है और सारे ट्राहेलाइड्स इसके स्टेबल नहीं होते हैं, जबकि और सब के ट्राहेलाइड्स स्टेबल होते हैं। ट्राहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर कोवैलेंट इन नेचर। और आपको एक बात ध्यान देना है BiF3, अब देखो BI क्या बनाएगा?
ये BiF3 बनाएगा, BiCl3 बनाएगा, BiBr3 बनाएगा, BiI3 बनाएगा, लेकिन ओनली बी IF3 क्या होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है, और सारे ट्राइहैलाइड्स क्या होते हैं, आपको आयनिक नेचर का होता है। तो आपको दो बार ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कौन, NiNF3, और सारे ट्राइहैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट कौन, BiF3। ओके, तो ये बातें आप दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सारे हैलाइड्स नाइट्रोजन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट कौन, NF3, और सारे हैलाइड्स जो हैं क्या होते हैं, ग्रुप 15 के आयनिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट BiF3। चलिए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की अगर हम बात करें तो ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म their binary compound exhibited -3 oxidation state such as Ca3F2। ओके, चलिए अब देखते हैं। देखिए कोई मेटल है, जैसे क्या ये मेटल है, अब मान लो मेटल का वैलेंसी 1 है, और हम लोग लेते हैं क्या, नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसका वैलेंसी 3 होता है, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, M3 और N, इस तरह कंपाउंड बनेगा। जबकि हम लेते हैं मेटल का वैलेंसी 2, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हम लेते हैं नाइट्रोजन का 3, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, 3 इधर 2 यहाँ, तो M3N2, जो कि यहाँ M की जगह कैल्शियम लिख करके देख सकते हैं आप, Ca3N2 का फॉर्मेशन हुआ है, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, एक सोडियम आर्सेनाइड, उसके बाद आप देख सकते हैं जिंक एंटीमोनाइड, और आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ओके, ये सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, जरा उसको देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारा क्या कहना चाह रहा है। नाइट्रोजन exhibits +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, गिव रीजन। ओके, तो नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन पेंटाहाइलाइड क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वही बात है, डी ऑर्बिटल के लैक के कारण से। आप देख सकते हैं कि इसका क्या होता है, इसका वैलेंस सेल सेकंड सेल है, n इक्वल टू 2, n में बदली s और p ऑर्बिटल हो सकता है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण से आप इसे पेंटाहेलाइड नहीं बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि s और p ऑर्बिटल है, इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। ओके, इसलिए इसे आप पेंटाहेलाइड नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, तो NH3 में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसे NH3 का क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। pH3 का मॉलिक्यूलर मास होने के कारण से भी आपको इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7.1। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाई आर पेंटाहेलाइड मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड। देखिए इससे पहले भी हम लोग ये पॉइंट मैंने आपको बताया था नोट कर लेने के लिए, लेकिन वहां पे रीजन डिस्कस नहीं हुआ था, तो चलिए यहाँ पे रीजन डिस्कशन करते हैं। तो पेंटाहेलाइड जैसे हम लोग लेते हैं PX5 और ट्राइहेलाइड यानी कि PX3। अब जरा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जरा चेक करने जाएं तो यहाँ पे 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +5, और यहाँ +3। अब देखिए जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें सेंट्रल एटम का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वो हैलोजन्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से खींच पाएगा, ज्यादा क्षमता से खींच पाएगा। इसके केस में क्या होगा, आपका ये देखिए px बॉन्ड है, तो जब हैलोजन इसे खींचता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका ये आयनिक हो जाता है, यानी कि ये इसके ऊपर ये नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसका कम। लेकिन जब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फास्फोरस भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और आप जानते हैं कि जब इक्वल टाइप शेयरिंग होता है तो क्या होता है, कोवेलेंट टाइप कैरेक्टर शो करता है। जबकि इसमें ट्राइहेलाइड में क्या है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, यानी कि पोलराइजिंग पावर, खींचने की क्षमता क्या है, कम है, और इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ज्यादा खींच नहीं पाता है, तो हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज BiS3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे वीक होता है, ये आसानी से हाइड्रोजन दे पाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डायनाइट्रोजन के बारे में। चलिए तो डायनाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात डायनाइट्रोजन की प्रिपरेशन का, तो देखिए डायनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय
लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अब समझिएगा, आपको एयर आप देख सकते होंगे अभी भी कोविड के दौर में क्या किया गया है, बहुत जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाया गया है। तो बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जिसमें क्या जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त करने का दो सबसे अच्छा तरीका है, एक तो वाटर से और दूसरा किसका, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप एयर लेते हो और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने जाते हो, तो यहाँ पे O2 और N2 ये दो गैस प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप बोलोगे सर ये तो जनरली लिक्विड का किया जाता है। हाँ सही बात है। तो पहले क्या करते हैं, एयर को हम लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो प्रेजेंट जितनी भी डस्ट है उसे क्लीन किया जाता है। देन आफ्टर उसको क्या किया जाता है, आप प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर घटा करके उसे लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है। और जो जो हम लोग उसका उसे लिक्विड मोर लिक्विड स्टेट में चेंज करते रहते हैं, टेम्परेचर घटाते जाते हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है, और सारे गैसेस उससे अलग होते जाते हैं। जैसे कि CO2 जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, आइस के रूप में जो है आपको अलग हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर बचता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। ओके, चलिए, लिक्विड डाई नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट दिया गया कि ना 77.2 केल्विन। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया गया है कितना, 90 केल्विन। आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ 25 केल्विन से कम का डिफरेंस हो। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ 25 केल्विन से कम का डिफरेंस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके मन में क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं क्यों इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिलेशन क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां 25 केल्विन से कम का टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। इन लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्रेट। आप देख सकते हो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक्वस है, और आप ले सकते हैं क्या, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये देखिए नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा स्मॉल। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ये समझिए, इसमें भी तो नाइट्रोजन बन रहा है, लेकिन इसके साथ क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज NO और HNO3, आपको ये इम्प्योरिटी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अमोनियम क्लोराइड और ये NaNO2 का इस्तेमाल करेंगे N2 बनाने के लिए, तो यहाँ दो इम्प्योरिटीज अवेलेबल होगा, और इस इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं। दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड containing पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। तो ये दोनों आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये दोनों का सॉल्यूशन होता है, जिसके द्वारा पास करते हैं तो ये क्या होता है, ये सारे इम्प्योरिटीज से निकल जाते हैं। अब N2 को और एक मेथड है जिससे कि आप बना सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। आप जानते हैं कि Cr2O7 और 2 माइनस ये क्या होता है, हमारा डाइक्रोमेट होता है, और दो आप NH4 लगाए तो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसे हिट कर दो, आपको क्या मिलेगा, N2H2O और Cr2O3, ये आपको बनेगा। इससे भी आप N2 बना सकते हैं। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बोरियम एजाइड। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, एजाइड N3 और इसका वैलेंसी होता है 1। तब तो यहाँ बेरियम क्या है, बेरियम का वैलेंसी आप जानते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक, बेमगजी का सिरबाला एक अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप फैमिली से सेकंड आपको ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है, आपको 2 होता है। और नाइट्रोजन का जब ये N2 का वैलेंसी 1 होगा, तो इस सिचुएशन में ये एक्सचेंज करेगा और BaN3 होल 2 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि आपको याद रखना है कि N3 पे -1 एजाइड होता है। ओके, एजाइड पहचानने के लिए क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। सॉरी शायद मैं छिप गया है मेरे पीछे, आप जरा इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि एजाइड के बारे में मैंने क्या डिस्कशन किया है। चलिए देख लेते हैं, ये रहा हमारा एजाइड। N3 पे माइनस नेगेटिव चार्ज, आप देख सकते हैं बेरियम एजाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मैं यहाँ पे भी इसे दिखा सकता हूँ। ये रहा बेरियम और ये रहा N2। चलो यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या 2,
सॉरी N3 माइनस इसका वैलेंसी 1, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो 1 और 2 तो हो गया क्या BaN3 होल 2 बेरियम एजाइड। इसे हिट करोगे तो आपको प्योर, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्योर N2 बनाना है, क्या करें? तो आप कहोगे क्या? क्योंकि आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो सोडियम और बेरियम एसाइड का। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ये बताइए सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप यहाँ पे अभी सीख चुके हैं, Na का वैलेंसी 1, N3 माइनस यानी कि 1 होता है क्या? एजाइड, तो NaN3 सोडियम एजाइड। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। डाई नाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक इस गैस। आप जानते हैं कुरकुरे, चिप्स, लेज में क्या बढ़ा जाता है? डाई नाइट्रोजन बढ़ा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, लेस, इसका मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इनर्ट टाइप बिहेव करता है। और आप जानते हैं कुरकुरे खाने के बाद क्या किसी तरह का कलर वाला गैस निकला है? नहीं निकलता है। ओके, ऑर्डर भी किसी तरह का नहीं होता है, किसी तरह का दुर्गंध, टेस्टलेस, टेस्ट भी किसी तरह का जो है आपको अच्छा या खराब नजर नहीं आता, और नॉन टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक होता तो फिर प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाते हैं कुरकुरे खाते समय में। चलिए, नाइट्रोजन एटम हैज टू स्टेबल आइसोटोप N14 एंड N15। ओके, नाइट्रोजन के पास टू स्टेबल आइसोटोप होता है N14 और N15। इट हैज ए वेरी लो सॉलिबिलिटी इन वाटर। आप जानते हैं कि N2 क्या है? पोलर, नॉन पोलर है, और वाटर क्या होता है? पोलर। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि डिसलाइक डिजोल्व नहीं होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको इसका सॉलिबिलिटी दिया हुआ है एट 273 केल्विन पे एंड 1 बार प्रेशर पे। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गैस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अब आगे बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड इंथैल्पी। अब देखिए, हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल, इसका क्या होगा? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाना होगा, यानी कि इसका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो जब भी N2 रिएक्शन में जाएगा तो जल्दी ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसे इनर्ट माना जाता है। क्यों? आपसे पूछेगा N2 को क्यों इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक, इनर्ट क्यों कंसीडर करते हैं? तो इसका क्या है? बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत होता है। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज रेपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया तो कुछ भी टूट सकता है ना? जबरदस्ती करोगे तो टूटेगा ही एट अ हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट डायरेक्टली कंबाइंड विथ सम मेटल टू फॉर्म, ठीक, क्या आयनिक नाइट्राइड्स। ये क्या होता है? आपको आयनिक नाइट्राइड बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं Li+N2। अब यहाँ हिट अवेलेबल जरूर होना चाहिए, हिट नहीं दोगे तो दूसरा बात क्या है? मेटल बहुत रिएक्टिव है, मेटल बहुत आतुर है रिएक्शन करने के लिए। नाइट्रोजन थोड़ा कम भी है, हिट दिए रिएक्शन कर देगा और बना क्या देगा आपको? आयनिक नाइट्राइड। आपको ध्यान देना है, नाइट्रोजन जब मेटल से रिएक्शन करता है तो किस तरह का नेचर का बनता है नाइट्राइड? आयनिक नाइट्राइड। ओके, और कोवैलेंट नाइट्राइड भी बनाता है, डिपेंड करता है कि कोवैलेंट एंड आयनिक नाइट्राइड। अब आयनिक नाइट्राइड कब बनाएगा? जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, सम मेटल आयनिक नाइट्राइड, और कुछ कहते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कोवैलेंट नाइट्राइड। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं N2 प्लस H2 गिव्स क्या? NH3। अब जब ये इस तरह के सिचुएशन में बन रहा है, इसे बैलेंस कर सकते हैं आप, बचपन से बैलेंस करते आ रहे हैं, 2 कर दीजिए और यहाँ 3 लगा दो, तो यहाँ देख सकते हैं क्या? ये कोवैलेंट नाइट्राइड। यानी ओवरऑल जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा N2 तो क्या बनाएगा? आयनिक नाइट्राइड, और जब नॉन मेटल के साथ तो क्या बनाएगा? कोवैलेंट नाइट्राइड। आई होप कि आपका यहाँ तक का पूरा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं। यही N2 और H2 इट कंबाइन विथ हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन। अब देखिए, ये आपको हाइड्रोजन यानी नॉन मेटल से भी रिएक्शन कर रहा है तो आसानी से नहीं करेगा, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होगा तब जाके ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, और इसे क्या कहते हैं? हैवर्स प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। टेम्परेचर घटाओगे तो फिर रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है? इसे हैवर्स प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार भी नीट में क्वेश्चन जो है आपको ऐसा दिया गया था जिसमें मिलाना था, प्रोसेस को मिलाना था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और आपको नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन वनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन। अब नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही
कहते हैं कम रिएक्टिव मेटल्स है, इनर्ट टाइप है, इसलिए इसे बहुत टेम्परेचर चाहिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए, तब ये NO का फॉर्मेशन करता है। चलिए ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब यूज की बात करें तो यूज आप पढ़ लीजिएगा, डाइनाइट्रोजन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्री केमिकल, मतलब जिसमें भी आपको नाइट्रोजन हो, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे आपको एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपको यूज से ज्यादा तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज also find use where inert atmosphere is required। अब जहां भी इनर्ट, इस ये रूम है, इसमें मुझे इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड करना है, प्रेशर भी मेंटेन रखना है 180 atm, तो क्या करेंगे, सारे गैसेस निकाल देंगे और उसमें N2 भर देंगे, तो मैं प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। अब नहीं तो क्या वो सारा गैस निकाल दोगे तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना जी। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसे सारा गैस निकाल देंगे और N2 भर देंगे, ताकि हमारा प्रेशर भी मेंटेन रहे और इनर्ट एटमॉस्फेयर भी बना रहे। और ये किया जाता है कहाँ पे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है, जो कि आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, यानी कि ठंडा करने के लिए N2 का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल मटेरियल आप सुने होंगे, जहाँ मुर्दा घर होता है ना, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप बायोलॉजिकल मटेरियल सबको क्या कर सकें, स्टोर कर सके, फूड आइटम को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमारा डाइनाइट्रोजन का टॉपिक्स पूरी तरह से क्लीन हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा हम लोग उसे देख लेते हैं। एग्जांपल है 7.3, राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम एजाइड। मैंने अभी जस्ट आपको सोडियम एजाइड का फार्मूला बताया, Na N3, इससे डिकम्पोज करना है तो ऑब्वियस सी बात है N2 और मेटल निकल जाएगा, निकल जाएगा। अभी हम लोग जस्ट इसे देख चुके हैं। इंटेक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही सिंपल सा, क्या N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, वाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमोनिया की। लेकिन आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अमोनिया से करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। अपनी सिकवा शिकायत को जरूर जाहिर करें, यदि अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाते रहते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, जो कि आपको क्या करेगा, एम तक पहुंचाएगा, अपने एम तक। मैं ड्रीम वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, जो भी आपका जेईई या नीट, जो भी आपका एम है वहां तक पहुंचाने में हेल्पफुल होगा। मैं बार बार कहूंगा आपको वीडियो बार बार देखो, आप सुनो वीडियो को, ओके। वीडियो देख लो एक बार, उसके बाद 2 3 4 बार क्या करो, सुनो, कभी फ्री में है आप बैठ करके सुनिए इस चीज को, क्या होगा, ज्यादा आपको रिमेम्बर होगा। और उसके बाद बार बार पढ़िए, इससे भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।